नमस्कार प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप लोगों के जो भाषा कौशल से सीटेट में सवाल बनते हैं उन्हीं टॉपिक्स पर हम बात करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है भाषा के 4 कौशल होते हैं। कौन कौन से हैं ये कौशल? तो सबसे पहले है हमारा श्रवण कौशल जिसको हम लिसनिंग स्किल कहते हैं। दूसरा होता है हमारा भाषण कौशल जिसको हम स्पीकिंग स्किल बोलते हैं। तीसरा होता है हमारा पठन कौशल जिसको हम रीडिंग स्किल बोलते हैं। और चौथा होता है हमारा लेखन कौशल जिसको हम राइटिंग स्किल बोलते हैं। ये जो भाषा के शुरुआती 2 कौशल हैं, श्रवण कौशल और भाषण कौशल, इनको भाषा का प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है क्योंकि किसी भी भाषा को आप शुरुआत में सुनते हैं और फिर आप उसको बोलते हैं, यानी सुनना पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप बोलना है, जो अपने आसपास के वातावरण से घर परिवार में ही आप सुनना और बोलना सीख लेते हैं। जैसे आपने हिंदी भाषा सीखी, आपके घर परिवार में आपकी मातृभाषा बोली जा रही थी तो बच्चा सुनता है, वैसे ही बोलता है। तो इसीलिए यह एक प्राथमिक कौशल भी कहा जाता है क्योंकि घर परिवार या आसपास के वातावरण से सीख लेते हैं, इसलिए इसको भाषा का अनौपचारिक कौशल, क्योंकि नियम व्याकरण वगैरह से नहीं सिखाया, ये बिना नियमों के आसपास से सीख लिया, इसलिए अनौपचारिक कौशल भी कहे जाते हैं। श्रवण या भाषण में आप ध्वनि को सुनते या बोलते हैं, तो इन दोनों का संबंध ध्वनि विज्ञान से है। ये बोलना, आपके बोले हुए शब्द जो है या आपके सुने हुए शब्द दिखाई नहीं देते, इसीलिए इनको भाषा का अमूर्त कौशल भी कहा जाता है। अब वही बात करें पठन और लेखन, तो ये दोनों भाषा के द्वितीयक कौशल कहे जाते हैं, सेकेंडरी स्किल कहे जाते हैं। ये किसी भी भाषा में आप बाद में सीखते हैं, ये आप नियमों के माध्यम से पढ़ना और लिखना सीखते हैं, इसलिए इसको भाषा का औपचारिक कौशल भी कहते हैं। पढ़ने या लिखने में आप जो है वह अक्षरों को लिखते या पढ़ते हैं, जैसे अध्वनि है तो अध्वनि को इस तरीके से लिखा जाएगा, तो ये लिपि है, इसी लिपि को आप अ के रूप में पढ़ रहे हैं। तो पठन और लेखन का संबंध लिपि विज्ञान से, ये आपको दिखाई देता है, कागज पर अक्षर छपे हुए हैं, स्क्रीन पर अक्षर आपके दिख रहे हैं आपको, इसीलिए इनको भाषा का मूर्त कौशल भी कहते हैं। अब एक सवाल यहाँ पर आता है कि भाषा के ग्रहणात्मक कौशल या आपके अवबोधात्मक कौशल कौन से हैं? तो यहां पर ग्रहण करना, आप ग्रहण कैसे कर सकते हैं? आप ग्रहण सुन के कर सकते हैं या पढ़कर कर सकते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाता है भाषा की ग्रहणात्मक कौशल कौन सी है, रिसेप्टिव स्किल कौन सी है, तो वहां पर आप श्रवण और पठन को बताएंगे कि हम सुनकर ग्रहण कर सकते हैं, पढ़कर ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपसे सवाल आता है कि भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल या उत्पादक कौशल कौन से हैं, तो बोलकर आप अभिव्यक्त कर सकते हैं, बोलकर आप जो है यहाँ पर अपने विचार दूसरों तक रख सकते हैं, या लिखकर। तो बोलना और लिखना यानी भाषण और लेखन, ये भाषा के अभिव्यक्तात्मक कौशल या कहें उत्पादक कौशल कहे जाते हैं। इनको हम भाषा की प्रोडक्टिव स्किल कहते हैं। तो यहाँ पर इन चारों कौशलों से आपके एग्जाम में सवाल आता है। तो सुनना क्या है? जिससे छात्र दूसरों के विचारों को, भावनाओं को सुनकर समझते हैं, वो श्रवण कौशल है। तो सुनना मतलब केवल सुनना नहीं कि आप जो है जर्मन में कोई गाना चल रहा है, फ्रेंच में कोई गाना चल रहा है, सुनाई आपको वो भी देगा, लेकिन सुनकर आपको समझ नहीं आएगा, तो यानी उस भाषा में आपका श्रवण कौशल नहीं है। तो इसीलिए कहा है अवबोध होना चाहिए, सुनकर अवबोध, यानी आपको अगर अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही है तो फिर वो श्रवण कौशल नहीं माना जाएगा। सुनकर आपको अर्थ ग्रहण करना है, अर्थ का अवबोध करना है, तब यह जाकर के आपके श्रवण कौशल कहा जाता है। भाषण कौशल जिसमें छात्र अपने भाव, अपने विचारों को बोलने के द्वारा दूसरों तक बता पाए। तो भाषण कौशल ये नहीं है कि आपने एक रटी हुई स्पीच किसी भाषा में बोल दी तो आपको भाषण कौशल आ गया, नहीं। भाषण कौशल का मतलब है कि आपके मन के जो विचार हैं, भाव हैं, उनको आप बोलकर उस भाषा में बता रहे हैं, तो यानी आप में भाषण कौशल है। पठन कौशल में भी, जिससे छात्र लिखे हुए रूप के व्यक्त विचारों को समझ सके। तो समझना इंपॉर्टेंट है, अर्थ ग्रहण इसमें भी इंपॉर्टेंट है कि अर्थ का पढ़कर ग्रहण हो। अब जैसे संस्कृत लिखी हुई है तो आपकी देवनागरी लिपि है, आप आराम से पढ़ लेंगे, लेकिन अगर पढ़कर समझ नहीं आया तो पठन कौशल नहीं है। तो यहाँ पर लिखे हुए व्यक्त विचारों को पढ़कर अर्थ ग्रहण कर पाना, उसको अवगमन कर पाना, उसको अंडरस्टैंड कर पाना ही पठन कौशल कहलाता है। लेखन में छात्र अपने विचारों को लिखित रूप में स्पष्ट रूप से व्यक्त कर सकते हैं, तो यहां पर इसको लेखन कौशल कहा जाएगा। तो यहां पर किसी भी भाषा को बोलने के बोलना, पढ़ना, सुनना, लिखना, ये आपके स्टेप कहे जाते हैं। ठीक,
सबसे पहले बात कर लेती हूं मैं श्रवण कौशल पर कि श्रवण कौशल में क्या क्या सवाल बनते हैं। ये तो मैंने बता ही दिया कि आप सुन करके दूसरों के विचारों को समझ पा रहे हैं। इसका महत्व क्या है, तो ये सबसे पहला कौशल है और सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बाकी सभी अन्य कौशलों का एक नींव बना देता है, एक आधार बना देता है। जो बच्चा पैदाइशी सुन नहीं पाता, यानी बहरा होता है, उसके कानों में आपकी समस्या होती है, सुनने में समस्या होती है, तो ऐसा बच्चा आप लोगों के आप देखेंगे उसका पूरा मानसिक विकास, सामाजिक विकास में बाधा पहुंचती है, रुकावट आती है। वो बच्चा बोल भी नहीं पाता, उसके दोस्त भी नहीं बनते हैं ना, क्योंकि मेरे आसपास एक ऐसा बच्चा था जो बोल नहीं पाता, आपके जो है सुन नहीं पाता था, तो वो उसका विकास बाकी बच्चों से पीछे चल रहा है। तो यानी बोल आपके सुनना भाषा का सबसे शुरुआती और सबसे महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि सर्वतोमुख विकास से सर्वांगीण विकास में श्रवण कौशल का महत्व बहुत ज्यादा है, क्योंकि बच्चा जन्म से ही अलग अलग ध्वनियों को सुनता है, उनमें फिर अंतर कर पाता है, ये मेरी मम्मी की आवाज है, ये पापा की आवाज। जैसे गर्भ में बच्चा होता है तो कहते हैं तब भी बच्चा अपनी माँ की आवाज को पहचान लेता है कि ये मेरी माँ की आवाज है और ये किसी और की आवाज है। तो यानी ध्वनि का अंतर तो बच्चा आपके बहुत पहले से, जब वो बोल नहीं रहा तब से ध्वनि का अंतर कर पाता है, तो जब वो सुनेगा तभी तो ध्वनियों का अंतर कर पाएगा। ये पूरे ही उसकी भाषा ज्ञान का आधार होता है। और भाषा सीखने का स्वाभाविक क्रम यही है कि बच्चा पहले सुनेगा, फिर सुन सुनकर वो थोड़ा थोड़ा टूटे फूटे शब्दों को बोलेगा, है ना, फिर पढ़ेगा, फिर लिखेगा। तो यह आपके भाषा शिक्षण में, भाषा सीखने में सबसे पहला सोपान है, सबसे पहली सीढ़ी है, सबसे महत्वपूर्ण आधार है। श्रवण कौशल का हम विकास बच्चे में कैसे कर सकते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, तो कहेंगे कि हम बच्चे को धैर्य पूर्वक सुनने की आदत डालें, क्योंकि जितना अच्छा वह लिसनर बनेगा, जितना अच्छा वह श्रोता बनेगा, वह उतना अच्छा वक्ता बनेगा। तो एक गुड लिसनर हमेशा एक गुड स्पीकर बनता है, एक अच्छा सुनने वाला एक अच्छा वक्ता बनता है। इसीलिए हमें बच्चों को धैर्य पूर्वक सुनने की आदत विकसित करनी चाहिए, और सुन करके ही उनके उच्चारण में सुधार होगा। अगर बच्चे कुछ गलत बोल रहे हैं तो सुन करके ही वह अपने उच्चारण में सुधार भी कर सकते हैं। उनको सुनकर समझ में आएगा कि मुझे किस शब्द को कितना जोर देकर बोलना है, कहां पर मेरी बोलने में कहां पर गति कैसे रहनी चाहिए। जैसे अब यहां पर कहीं पर विराम आता है, अर्ध विराम आता है, तो हम थोड़ा रुकते हैं, जबकि शुरुआत में बच्चे आप उसको बोलना सिखाते तो उनको नहीं पता कहाँ रुकना है, वो सीधे बोलते चले जाते हैं। लेकिन धीरे धीरे जब वो सबको देखते हैं कि एक वाक्य में कहाँ पर रुका जाता है ना, कहाँ पर स्वर ऊंचा बोला जाता है, कहाँ पर नीचे करा जाता है, तो ये सब उनको सुन करके ही समझ में आता है। तो और सुन करके फिर हम उनको अर्थ ग्रहण करना, कि आप सुन करके बच्चा समझ भी पाए, है ना, अर्थ ग्रहण कर पाए, भावों को समझ पाए, विषय के अर्थ को समझ पाए, ये सब हम लोग यहाँ पर श्रवण कौशल में ये उद्देश्य हमारे निर्धारित होते हैं। श्रवण कौशल की कौन सी शिक्षण पद्धतियां हैं, तो श्रवण कौशल में हम बच्चों को लाउड, सस्वर होता है, लाउड वाचन, तेज तेज हम बोलते हैं और बच्चे उसको सुनते हैं। टीचर तेज तेज कविता गा रहा है, बच्चे सुन रहे हैं, तो ये सस्वर वाचन, इससे बच्चे को ध्वनि का अंतर, है ना, और उच्चारण करने का ज्ञान होगा। सस्वर अनुवाचन, बच्चे भी तेज तेज उसको पीछे से दोहराते हैं। प्रश्न हम छात्रों से करते हैं, छात्र इसका जवाब देते हैं, ये सब श्रवण कौशल में आता है। कहानी कहते हैं, छात्र उसको सुनाते हैं, छात्र ध्यान से सुनते हैं। हम श्रुत लेख करवाते हैं, हम उसको कोई चैप्टर बोल रहे हैं, बच्चा सुन सुनकर लिख रहा है। तो ये सब आपके श्रवण कौशल के विकास के हमारे पास पद्धतियां होती है, तरीके होते हैं। श्रव्य दृश्य सामग्रियों का प्रयोग भी हम करते हैं, जैसे हम लोग क्लास में ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, रेडियो, इन सब का प्रयोग करेंगे। ये सब हमारी श्रवण सामग्रियां हैं। इनसे हम बच्चे की, जैसे बच्चे की कहीं उच्चारण में गलती आ रही है तो हम बच्चे को कोई कविता बुलवाएं और फिर उसकी रिकॉर्डिंग कर लें, फिर बच्चे को सुनवाएं, तो बच्चा अपनी गलती खुद पहचानेगा और फिर उसको ठीक करेगा। तो इस प्रकार ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर आपके एक श्रवण सामग्री हो गई। रेडियो में आपके कोई अच्छा ऐसा कार्यक्रम आ रहा है जो बच्चों के लिए उपयोगी हो सकता है, उसको सुनवाइए, उसको सुन करके भी उसकी जो सुनने की शक्ति है बढ़ेगी, समझने की शक्ति बढ़ेगी। चलचित्र होता है, वीडियो, इसमें बच्चा सुन भी सकता है, देख भी सकता है। तो ये एक श्रव्य और दृश्य दोनों प्रकार का साधन है जो क्लासरूम में आपके सुनने और बोलने के लिए प्रयोग किया जा सकता है। तो हम संक्षेप में कह सकते हैं कि भाषा शिक्षण के पहले पड़ाव के रूप में श्रवण कौशल बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह न केवल छात्रों के ध्यान और उनकी समझ को बढ़ाता है, बल्कि उनके उच्चारण को भी ठीक करता है, उनका लय ठीक करता है, विचार ग्रहण की क्षमता को मजबूत करता है। दूसरा, हमारा
भाषण कौशल है, इसमें बोलकर अपने विचारों को दूसरों को बता पाना मौखिक कौशल कहलाता है ना। इसको हम स्पीकिंग स्किल भी कहते हैं। इससे भी आपके बोलने के कौशल के द्वारा बच्चे के सामाजिक संबंध बनते हैं। बोल करके ही तो बच्चा सुन रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा, तो उसके दोस्त नहीं बन पाएंगे, वो अपनी बात अपनी मम्मी को, पापा को, घर में किसी और को नहीं बता पाएगा, वो अकेला पड़ जाएगा। तो इसलिए बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि बोलने से ही तो आप समाज में बाकी लोगों से जुड़ते हैं। तो इसीलिए कहा छात्रों में अपने विचार, भावना और अनुभव को आसानी से, सरलता से, स्वाभाविक रूप से अभिव्यक्त करने की क्षमता का विकास करना हमारे भाषण कौशल का उद्देश्य है। इसमें कहां पर समुचित स्वराघात देना है, किस शब्द पर कितना जोर देना है, बल देना है, यति कहां पर रुकना है, कहां पर गति देनी है, कहां पर बोलने का लय कैसा हो, हाव भाव के साथ कैसे हम अपने, जैसे गुस्से वाली बात है तो आंखें बड़ी करके बोलना है ना, कोई आपकी प्यार वाली बात है तो चेहरे पर मुस्कान के साथ बोलना। इस तरीके से हाव भाव के साथ हम बोलना बच्चे को सिखाते हैं। यहाँ छात्र से पूछे गए प्रश्नों पर वह जवाब दे पाए और ठीक प्रकार से अपना उत्तर रख पाए, इसकी क्षमता भी हम छात्रों में विकास कर पाते हैं। अलग अलग छात्रों के बीच समूह में वार्तालाप करवाते हैं जिससे उनका भाषण कौशल और सुधार हो। छात्रों से हम प्रश्न पूछते हैं, उनकी समस्या का समाधान वो बताते हैं, तो ये भी बोलने का कौशल है, सुनने का कौशल है। छात्र अपने विचारों को बिना संकोच के प्रकट कर पाए, ये क्षमता हमें उनमें भाषण कौशल के द्वारा लानी होती है। और इस प्रकार समुचित समय के हिसाब से समुचित शब्दों का प्रयोग कर पाए। जैसे छोटा बच्चा है तो वो तो अभी हल्की फुल्की भाषा बोलेगा, लेकिन जैसे जैसे बड़ा होता है, पहली क्लास के बच्चे की भाषा और 12वीं क्लास के बच्चे की भाषा में अंतर होता है ना, तो वो कैसे, तो उसने धीरे धीरे वो बड़ा हुआ तो उसने बहुत सारे शब्द सीखे, फिर उसको ये भी पता चला कि कौन से समय पर कौन सा शब्द ज्यादा उपयुक्त होता है। तो उस तरीके से अभ्यास हमें करवाना होता है कि वह तार्किक रूप में अपने विचारों को प्रस्तुत कर पाए और प्रवाहपूर्ण फ्लुएंसी के साथ अपने आपकी भाषण कला की प्रवीणता को वह दिखाए। यानी अगर आपसे बोला जाए भाषण कौशल में सर्वोत्तम निम्न में से कौन सा तरीका भाषण कौशल के लिए सर्वथा उपयुक्त है, सबसे ज्यादा उपयुक्त है, तो आप कहेंगे जहां बच्चा आपकी धारा प्रवाह रूप से अपने विचारों को अभिव्यक्त कर पा रहा है, यही सर्वोत्तम तरीका है ना। आपसे बोले कोई बच्चा रटी हुई स्पीच बोलता है कि उसने एक स्पीच याद कर रखी है वो सुना रहा है, ठीक है, कोई बच्चा आपके अखबार पढ़ रहा है, नहीं, ये नहीं। आपके जहां वो अपने विचारों को धारा प्रवाह रूप में रख पाता है, यही भाषण कौशल का सर्वोत्तम सोपान है, सबसे ऊंचा सोपान यही है। ठीक, इसके अलावा हम बात करें तो हमारे पास जो है वो पठन कौशल है। पठन कौशल में क्या होता है, जहां पर छात्र लिखे हुए या छपे हुए अक्षरों को पढ़ता है, उच्चारण करता है, तो यहाँ पर उच्चारण तो महत्वपूर्ण है ही, लेकिन अवगमन बहुत है कि आप संस्कृत पढ़ तो पा रहे पर समझे ही नहीं, तो पठन कौशल नहीं है। तो यहाँ पर भी अवगमन, अर्थ ग्रहण सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि लिखे हुए का अर्थ ग्रहण आप कर पा रहे नहीं कर पा रहे। इसके तरीके भी यही है कि हम सस्वर पठन कराएं, लाउड पठन, जैसे क्लासरूम में एक बच्चे को खड़ा कर दिया, वो बोल रहा है, बाकी पीछे उसके पीछे दोहरा रहे हैं, तो इससे छात्रों का उच्चारण सुधरता है। समवेत, हम सब बच्चों को मिलकर के बुलवा रहे हैं, ठीक है। मौन पठन, ये आपकी जो व्यक्तिगत पठन है, समवेत पठन है, यह तो प्राथमिक स्तर पर उपयोगी होता है, प्राथमिक स्तर के लिए यह उपयोगी होता है। प्राथमिक स्तर के लिए उपयोगी होता है, जबकि जो मौन पठन है यह हमारा उच्च स्तर यानी बड़े बच्चों के लिए। छोटे बच्चे को आप कहें मन में पढ़े तो वो नहीं पढ़ना जानता, जबकि आपके छोटा बच्चा तेज तेज पढ़ेगा, तब आप उसके उच्चारण को सुधार पाएंगे, वो कहाँ गलत पढ़ रहा है ये पहचान पाएंगे। तो इसलिए प्राथमिक स्तर पर सस्वर पाठन, तेज तेज पढ़ना उपयोगी है। सस्वर पाठन में ही व्यक्तिगत पठन, अकेला पढ़ना, और समवेत सबके साथ मिलकर सारे बच्चे एक साथ पढ़ रहे हैं, ये आ जाता है। मौन पठन उच्च स्तर पर उपयोगी है, जहां मन में पढ़ता है बच्चा। अब ये किस लिए जरूरी है, ताकि बच्चा एकाग्रता के साथ गहराई से चीजों को समझ पाए। जब आप मन में पढ़ते हो तो आप एकाग्र होते हो ज्यादा और गहराई से चीज को पढ़ पाते हो। इसी को आप गहन पठन भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं, आपका गहन पठन भी कह देते हैं। तो गहन पठन में गहराई से पढ़ना, जैसे आप रिसर्च कर रहे हैं किसी टॉपिक पर, तो वहां पर आपको एक लाइन को बड़े कॉन्सेंट्रेट करके पढ़ना पड़ेगा, बड़े एकाग्रता के साथ पढ़ना पड़ेगा। तो यहां से सवाल आता है, आप एक लाइन को बार बार पढ़ते हैं क्योंकि आप उसका निचोड़ जानना चाहते हैं, इसमें क्या कहना चाह रहा था कवि, लेखक, ये समझना चाहते हैं। तो गहन पठन, जिसको इंटेंसिव रीडिंग कहा जाता है, यह मौन पठन का एक प्रकार है। यानी जब आप मन में पढ़ते हैं तो मन में पढ़ने के भी दो तरीके हैं कि आप गहराई से धीरे धीरे आपके पढ़ रहे हैं, एक है
तेज तेज पढ़ रहे हैं। अगर तेज तेज पढ़ रहे हैं, जल्दी जल्दी पढ़ करके आगे निकल रहे हैं, तो वह मौन पठन के दो प्रकार हो गए, गहन गहराई से पढ़ना और एक होता है व्यापक पठन। व्यापक पठन में कोई कहानी, उपन्यास, एंटरटेनमेंट के लिए, मनोरंजन के लिए पढ़ रहे हैं तो वो व्यापक पठन। इसको कहते हैं इंटेंसिव रीडिंग। ये शोध करने के लिए, रिसर्च करने के लिए, है ना, गहराई से किसी चीज को जानने के लिए किया जाता है। जबकि व्यापक पठन मनोरंजन के लिए, और कोई कहानी, उपन्यास आदि, पत्रिका, समाचार पत्र आदि पढ़ लेना, इसमें हम जल्दी जल्दी पढ़ते हुए चलते हैं, बहुत गहराई में हमें नहीं जाना होता। तो ये आपके पठन के, मौन पठन के ही दो भेद होते हैं। इसी में सवाल आपके स्कीमिंग और स्कैनिंग से आता है। स्कीमिंग को हम कहते हैं विहंगम दृष्टिपात, इसको आप कहेंगे सरसरी निगाह से पढ़ना। तो सरसरी निगाह से पढ़ना मतलब जैसे कि मैंने अखबार निकाला आज का, और अखबार में एक एक खबर को बहुत ध्यान से नहीं पढ़ा, मैंने उसकी हेडिंग, सब हेडिंग पढ़ ली कि आज के अखबार में क्या क्या मुख्य खबरें थी। तो इस तरीके से सरसरी निगाह से पूरे मुख्य क्या कथा वस्तु थी, इसका मोटा मोटा इसमें क्या था, ये जानने के लिए पढ़ना विहंगम दृष्टिपात कहलाता है। मैं किताब खरीदने दुकान पर गई, मैंने दुकान में किताब का इंडेक्स देखा, पेज पलटे, का चैप्टर देखा, मैंने कहा चलो किताब तो अच्छी लग रही है। तो ये सरसरी निगाह से देखना किसी चीज को, कि आइडिया लगा लेना कि आखिर इसमें क्या है। जबकि दूसरा पठन, एक सवाल बनता है स्कैनिंग, जिसको हम क्रम वीक्षणम। क्रम वीक्षणम होता है बारीकी से पढ़ना या विशिष्ट जानकारी के लिए पढ़ना। जब मेरे दिमाग में ऑलरेडी है कि मुझे ये चीज खोजनी है, विशिष्ट जानकारी के लिए आप पढ़ रहे हैं, मुझे एग्जाम के लिए पढ़ना है, नोट्स बनाने हैं, तो मैं पूरा पढ़ूंगी, लेकिन जहां इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको अंडरलाइन कर दूंगी। मेरे दिमाग में है कि आज के अखबार में मुझे देखना है कि सीटेट के एग्जाम में कितने बच्चे बैठ रहे हैं, तो अब मैं पूरे अखबार निकालूंगी, लेकिन वही खबर पर रुक जाऊंगी जहां सीटेट में कितने बच्चे बैठ रहे हैं ये लिखा होगा। तो मेरे दिमाग में जानकारी पहले से थी, अब मैंने पठन किया, तो ये स्कैनिंग, इसको हम क्रम वीक्षणम। मेरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट आई, मुझे देखना है मेरा हीमोग्लोबिन कितना है। अब मैं पूरी ब्लड टेस्ट की रिपोर्ट पलट रही हूँ और जहां हीमोग्लोबिन लिखा है, आपकी लिखा है, रुक जा रही हूँ, क्रम वीक्षणम है। मैं मोबाइल नंबर में किसी का नंबर खोज रही हूँ, तो मेरे दिमाग में है कि मुझे अस्मिता का नंबर निकालना है, तो मैं सीधे जाकर के अस्मिता का नंबर निकालूंगी। तो इस तरीके के पठन को आप क्रम वीक्षणम और सरसरी निगाह से एक आइडिया लगा लेने को आप स्कीमिंग या विहंगम दृष्टिपात कहते हैं। एक होती है डायलॉगिक रीडिंग। डायलॉगिक रीडिंग है बच्चे से बातचीत करते हुए आप उसको पढ़ा रहे हैं, कहानी बता रहे हैं, छात्र कुछ सवाल पूछ रहा है, फिर आप उसका जवाब दे रहे हैं, फिर आगे कहानी बढ़ रही है। तो इस तरीके से बातचीत करते हुए पठन को संवादात्मक पठन कहा जाता है। ठीक है, और अब आता है लेखन कौशल। लेखन कौशल क्या है? लेखन कौशल लिखकर अपने विचारों की अभिव्यक्ति करवाना। इसमें हम बच्चे को शब्द ज्ञान देते हैं, ध्वनि सिखाते हैं, है ना, आपके जो है लिखे हुए वर्णमाला का ज्ञान कराते हैं, वर्णमाला से शब्द जोड़ना, शब्दों से वाक्य कैसे बनाया जाता है, वाक्य बनाने के क्या नियम होते हैं, ये सब हम यहाँ पर सिखाते हैं। तो इसमें आपके सुंदर और स्पष्टता के साथ लिखने के साथ साथ सबसे जो अंतिम उद्देश्य है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। हम यहाँ पर लेखन के द्वारा छात्र स्वतंत्र रूप में अपने विचारों की लिखकर अभिव्यक्ति कर पाए, यानी छात्र क्रिएटिव हो, इस पर सबसे ज्यादा फोकस है। आपके पास आएगा लेखन कौशल में सर्वोत्तम, आपके इसमें उपाय, सर्वोत्तम विकल्प कौन सा है? तो लेखन कौशल में सर्वोत्तम विकल्प है जहां छात्र क्रिएटिविटी के साथ, अपनी रचनात्मकता के साथ, सृजनात्मकता के साथ अपने स्वतंत्र विचारों को लिखकर अभिव्यक्त कर पा रहा है। क्योंकि ऑप्शन में यह भी होगा कि सुंदर स्पष्ट लिख रहा है ना, आपके जो है वो जैसा किताब में लिखा है वैसा ही लिख रहा है, इस तरीके के ऑप्शन भी होंगे। तो आपको हमेशा लेखन कौशल में सबसे अच्छा ये है कि जहां छात्र क्रिएटिव तरीके से, रचनात्मक तरीके से, सृजनात्मक तरीके से अपने विचारों की अभिव्यक्ति कर पा रहा है लिखकर, तो वह लेखन कौशल का सर्वोत्तम विकल्प आपके होता है। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर आप लोगों के भाषा कौशल से ये सवाल बनते हैं। कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके की वीडियोस आप लोगों को टीचिंग बाय रोजगार विद अंकित चैनल पर सीटेट के लिए मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और डेली एक वीडियो आएगी, तो इसीलिए इन वीडियोस को जरूर देखिए। और इससे संबंधित जो सवाल होंगे वो भी हम लोग जो 3 बजे का प्रैक्टिस सेट होता है आपके डेली यूट्यूब पर, उसको भी उसमें देखेंगे। तो सभी को नमस्कार, धन्यवाद।